हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम देखेंगे जो आपका टर्नर का पेपर है। टर्नर का जो आपका पेपर हुआ था 2021 के अंदर में, इसरो वीएसएससी का, उसका पेपर देखेंगे। तो उसको जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे देखेंगे। उसमें से आपको जितने क्वेश्चन हैं टोटल आपके 80 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो 80 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके थ्योरी का पोर्शन रहता है और ड्राइंग का पोर्शन रहता है और कुछ आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का रहता है ना। तो ज़्यादातर वेटेज इस पे रहता है, वर्कशॉप और थ्योरी पे। ये आपका इसरो का है, पर ये इसरो खाली ये इसरो के लिए नहीं एलिजिबल है, इसरो का तो है ही, साथ ही आपके दूसरे जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं उससे भी आप इसका रेफरेंस लेके कर सकते हो, है ना। क्योंकि ये पेपर बहुत सारे जगह पे अब के पूछे जाते हैं, सो मिलता जुलता क्वेश्चन होता है। इसमें देखेंगे तो पोस्ट कोड जो दे रखा था 1413 था, अभी करंटली होने वाला है 1 या 2 महीने के अंदर में आपका पेपर जो है वीएसएससी का पेपर होने वाला है। उसके लिए मैं सोचा कि वीएसएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको मैं वीडियो बना दूं तो आपको आसानी हो जाएगी फिर उसके लिए, है ना। तो इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें लिखा है M24x3 mm आंतरिक चूड़ी के लिए काट की जो गहराई है वो क्या होगा, उसके बारे में पूछा है ना। तो इंग्लिश में लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और, ये आपका क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आपको समझने में आसानी होगी। जिनको हिंदी में परेशानी है वो हिंदी भी सीख जाएंगे, जिनको इंग्लिश में परेशानी हो वो इंग्लिश भी सीख जाएंगे, है ना। सो इंग्लिश में लिखा है द डेप्थ ऑफ कट फॉर M24 इंटू, मतलब ये आपका मेट्रिक थ्रेड है और 24 mm जो है वो डायामीटर है ना। और 3 mm जो है इसका आपका पिच है ना। तो इंटरनल थ्रेड इज, तो इंटरनल थ्रेड कितना होगा मेट्रिक में, जो 24x3 है, तो आपका होता है मेट्रिक में आपका 0.6134 ये होता है ना, इंटू पिच होता है। तो पिच हमारा क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें टेपर सैंक ड्रिल मशीन में द्वारा धारण नियंत्रित नियंत्रित किए जाते हैं। तो टेपर सैंक ड्रिल आर हेल्ड ऑन द मशीन बाय मीन्स ऑफ, तो किसके द्वारा टेपर सैंक ड्रिल को हेल्ड किया जाता है, तो आपका स्लीव होता है उसमें, है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चक जो होता है पैरेलल सैंक के लिए होता है, ड्रिप जो होता है निकालने वाला होता है, और वाइज जो होता है होल्डिंग डिवाइस होता है। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 1 ग्राम किलोग्राम में कितना होगा। एक एक ग्राम जो है कितना केजी होगा। 1 ग्राम का बात कर रहा है, उसको केजी में डिवाइड करोगे तो 1 केजी में आपका 1000 होता है। इसको करोगे तो 0.001 आ जाएगा। ये आपका 0.001 केजी आ जाएगा। तो ये आपका सी में है ना। आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 4 नंबर में। सो 1 मीटर कितने माइक्रोन्स के बराबर होता है। सो 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻6 होता है ना। पर यहाँ पे पूछा है 1 मीटर में कितने माइक्रोन्स होते हैं, तो आपके वो माइनस में होता है। सो उसको यदि हम चेंज करते हैं तो आपका 1 मीटर में जो होता है माइक्रोन जो होता है 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रोन में ये माइनस में होता है। जब मीटर में आओगे ना तो आपका ये प्लस हो जाएगा। सो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, अंतर परिवर्तनीय असेंबली में 25 दे रखा है। 25 माइनस में है 0.04 और प्लस माइनस में है 0.01। आकार के साफ्ट, ये साफ्ट का साइज है और ये आपका होल का साइज है ना। आकार के छिद्र में से करते हैं असेंबली में अधिकतम संभाव्य क्लियरेंस है। क्लियरेंस पूछ रखा है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस जो होता है उसमें आपका होल का मैक्सिमम लिया जाता है और आपका साफ्ट का जो है संभाव्य क्लियरेंस है ना। मैक्सिमम पॉसिबल क्लियरेंस असेंबली, क्लियरेंस कितना हो सकता है उसके बारे में पूछा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो जाते हैं हम, सो होल का जो है मैक्सिमम है ना, होल का मैक्सिमम ये हो जाएगा 25.020 और आपका जो साफ्ट है उसका मिनिमम हो जाएगा आपका 19.96 हो जाएगा। 24.996 हो जाएगा, है ना। इसमें डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे आपका 4 और यहाँ 20 है, 24 माइक्रोन्स का है ना। सॉरी, ये 0.4 है ना, 96 नहीं है, 996 नहीं है, 96 है। मतलब ये 25.0 में माइनस करना है 24.960 को, है ना। सो यहाँ पे 40 का आ गया और ये 20 का, टोटल 60 माइक्रोन हो जाएगा, है ना।
60 माइक्रोन डी में है, तो आपका डी जो है राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका सहायता, है ना, सही सुनेता होगा, टॉलरेंस का है ना, सही सुनेता होगा कि परिभाषा वो बीच के अंतर के रूप में दी जाती है। द टर्म टॉलरेंस इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन। तो टॉलरेंस का सिंपल परिभाषा पूछ रहा है कि टॉलरेंस किससे डिफाइन किया जाता है, तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है वही आपका टॉलरेंस होता है। सो आपका बी में जो लिख रखा है अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है वही आपका टॉलरेंस होता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोल्ट में चूड़ी के बहुमात्र उत्पादन के लिए, मतलब मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ थ्रेड ऑन बोल्ट प्रोसेस फॉलोड। इसकी मास प्रोडक्शन में किसका उपयोग किया जाता है, तो थ्रेड रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे भी हैं आपके थ्रेड बनाने के लिए किए जाते हैं, जैसे चेजिंग का है ये आपका लेथ मशीन में किया जाता है, ये टैप से किया जाता है, बाय हैंड कर सकते हो इसको, है ना। थ्रेड मिलिंग होता है, मिलिंग मशीन में करी जाती है। बाकी मास प्रोडक्शन के लिए आपका थ्रेड रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है एकमी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री का होता है ना। बाकी जैसे देखते हैं 55 डिग्री जो होता है आपका BSP, BSW और BSF जो होता है, ये तीनों का आपका 55 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 60 डिग्री जो होता है ये आपका मेट्रिक थ्रेड का होता है, और आपका 47.5 जो होता है ये BA थ्रेड का होता है ना। सेकमी थ्रेड का जो है 29 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन आपका है एक मृदु सूक्ष्म कण सान हील के द्वारा मतलब इसमें खाली स्थान है कि सान के प्रयोग की जाती है। तो सॉफ्ट फाइन ग्रेन ग्राइंडिंग व्हील इज यूज फॉर। जो सॉफ्ट फाइन ग्रेन होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए किया जाता है ना। तो इसमें हार्ड मटेरियल के हार्ड और ब्रिटल है, हार्ड और डक्टाइल है। तो उसमें क्या होता है जो सॉफ्ट ग्रेन के होते हैं ना, फाइन ग्रेन जो होते हैं वो आपके इस्तेमाल जो किए जाते हैं हार्ड और ब्रिटल मटेरियल पे किए जाते हैं। सबका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका जो ये सॉफ्ट माइल फाइन ग्राइंडिंग लिख रखा है इसकी जगह यदि हार्ड ये कोर्स का आ जाता है या फिर इसमें आता है थोड़ा डेंस आता है ना। सॉफ्ट और एक हार्ड करके आता है तो वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए आ जाता है ना, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए। सो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रू थ्रेड के लीड को सूत्र द्वारा आकलित किया जा सकता है। सर लीड ऑफ स्क्रू थ्रेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। लीड का बात कर रहा है तो आपका होता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट होता है इज इक्वल्स टू लीड होता है ना। सो आपका सी में दे रखा है तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिच और नंबर ऑफ स्टार्ट जो होता है पिच गुने प्रारंभ की संख्या जो होती है वही आपका लीड होता है ना। सो सी जो है राइट आंसर है। 11वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 11वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ चीजल। तो निम्नलिखित में से कौन सा चीजल का भाग नहीं है। सो हेड जो होता है, बॉडी भी होता है, पॉइंट भी होता है, स्नग जो होता है ये आपका यूनिवर्सल जो स्क्राइबर होती है उस पर पाया जाता है। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आपका चीजल का भाग नहीं है, वो स्नग भाग नहीं है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका यदि वर्नियर बेवल प्रोडक्ट वर्नियर स्केल में 9 मुख्य स्केल है और 10 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होगा। सो 9 मेन स्केल डिवीजन है और डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में वर्नियर स्केल में कर रखा है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे हम, इसका फॉर्मूला होता है 1/9/10 करोगे, ठीक है। 1 - 9/10 तो ऐसे देन 1/10 हो जाएगा तो इज इक्वल्स टू 0.1 हो जाएगा, है ना। 0.1 ये डी में लिख रखा है तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है बाह्य थ्रेड कर्तन में ब्लैंक का व्यास थ्रेड के पिच से साधारणतया कम होगा, कितना कम होगा इसके बारे में पूछ रहा है। एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग, बाहर का जो थ्रेड कटिंग करते हैं, डायमीटर ऑफ ब्लैंक सेल बी जनरली लेस बाय ऑफ पिच ऑफ द थ्रेड। इसमें खाली स्थान में पूछ रहा है कितना गुना जो होता है या कितना भाग जो होता है कम होता है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो होता है आपका 1/16 होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है अचानक भार का प्रतिरोध करने के लिए पदार्थ में स्थित गुणधर्म होता है, मतलब द प्रॉपर्टी प्रोसेस बाय मटेरियल टू रेजिस्ट सडन लोड। सडन लोड के लिए जो होता है वो टफनेस होता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिटलनेस जो होता है एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें आपका इसमें हैमरिंग करते हो तो बिना कोई
ऐसे कुछ क्रैक वगैरह दिखाए बिना वो पहले ही टूट जाता है। फटीक्स में जो होता है ये आपका थोड़ा टाइट मटेरियल होता है और हार्डनेस जो होता है वीयर अब्रेशन करता है और साथ ही आपका काटने का गुण इसमें होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सडन लोड को सहने की क्षमता टफनेस वाली प्रॉपर्टी में होती है। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, एक लेथ में परिचालन के दौरान जॉब के केंद्र में पिप छूट जाता है तो उसका कारण पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, लेथ मशीन में जब आप टर्निंग कर रहे होते हैं तो बीच में पिप छूट जाता है। मतलब एक आपका इस तरह से सिलिंड्रिकल जॉब हुआ और यहाँ बीच में पिप छूट गया। मतलब क्या है, आपका जो टूल है वो बिल्कुल सेंटर पे सेट नहीं है, उसके कारण होता है ना पिप छूट जाता है। तो इसमें ये आपका है, ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। औजार का केंद्रीय ऊंचाई में ना होना, टूल नॉट बीइंग सेट ऑन द सेंटर हाइट, उसके कारण जो होता है फेसिंग ऑपरेशन में आपका पिप छूट जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पूछ रखा है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, तो आपका 5 मिनट होता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, बोल्ट हेड या नट के लिए वास्तविक तल बनाने हेतु प्रक्रिया जो एक ड्रिल के छिद्र के चारों ओर सतह पर्याप्त धातु निकाली जाती है उसको क्या कहते हैं। द प्रोसेस विच रिमूव सफिशियंट मेटल फ्रॉम द सरफेस अराउंड अ ड्रिल होल फॉर सीट फॉर्म अ ट्रू सीट फॉर बोल्ट हेड और नट। बोल्ट और हेड और नट के लिए जो सरफेस बनाई जाती है वो आपका स्पोर्ट फेसिंग में होता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बेवलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा एज बनाया जाता है जिससे आपका जो बर वगैरह होते हैं निकाल दिया जाता है। जैसे जैसे मान लिया जाए एक आपका, एक मिनट, आपका जैसे मैं बोल्ट ये आपका नट बना देता हूँ ना। सो इसके अंदर यहाँ यहाँ जो है ना छूट जाता है, मतलब एज रह जाता है। तो इसको बेवल करने के लिए, थोड़ा एंगुलर कट करने के लिए वो आपका 35 से 45 डिग्री का होता है, उसमें करने के लिए आपका बनाया जाता है। तो बेवलिंग होता है ना। उसके बाद काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, काउंटर सिंकिंग में जो होल किया हुआ है, ड्रिल होल किया हुआ है, उसके ऊपर में आपका एक एंगुलर एंगुलर बनाया जाता है। जैसे इस तरह का होता है, ये आपका काउंटर सिंक का होता है। ये आपका एंगल में निकल गया है ना, ये आपका काउंटर सिंक हो जाएगा। वहीं आपका फेसिंग में क्या होता है, फेसिंग में आपका जो सिलिंड्रिकल जॉब होती है उसको फ्लैट बनाया जाता है ना। सो इसमें आपका पूछ रखा था, सीट फॉर हेड हेड एंड नट के लिए जो सफिशियंट बनाया जाता है सरफेस को, वो आपका स्पोर्ट फेसिंग हो जाएगा। तो बी जो है राइट आंसर है इसका। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका फॉलोअर स्टडी रेस्ट के बारे में पूछा है, तो वो कहाँ पे फिट किया जाता है उसके बारे है। तो आपका सैडल में लगाया जाता है ना। इसमें आपका एक और रेस्ट होता है जो आपका फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, उसका कैरीज का ऑप्शन होता है तो कैरीज का होता है, लेकिन यहाँ सैडल का ऑप्शन है तो सैडल जो है। हेड स्ट्रोक के बारे में पूछा जाता है, तो आपका लेथ में लेथ मशीन जो होता है उसमें आपका लेफ्ट साइड जो होता है हेड स्ट्रोक होता है ना, इस साइड में, और राइट साइड जो होता है टेल स्ट्रोक होता है, और बेड जो होता है ये होता है। इसके बारे में पूछा जाता है सवाल, बेड किस चीज़ का बना होता है, तो आपका कास्ट आयरन का बना होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन है, अपघर्षी चक्र विनिर्देश 36A46K5 BVE में 46 क्या दर्शाता है। तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है, इसमें से पूछ रखा है कि आपका 46 क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले ये अब्रेसिव आता है, फिर उसके बाद ग्रेन आता है। तो 46 जो हो जाएगा ग्रेन हो जाएगा। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे के है ना, ग्रेन के बाद क्या होता है, ग्रेड होता है, ग्रेड, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद बॉन्ड होता है। तो बी जो है विट्रीफाइड बॉन्ड है। अब स्ट्रक्चर में दो तरह के होते हैं, एक आपका ओपन होता है, एक डेंस होता है ना। सो डी जो है राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर में आपका क्वेश्चन है, चूर्ण हुए धातुओं के छोटे कण शांत चक्र के ग्रेन के बीच में जगह समाहित हो जाते हैं, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंड बिकम एम्बेडेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील के उसमें फंस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका लोडिंग होता है ना। सॉरी, ये क्या बोल रहा है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मटेरियल बीइंग ग्राउंडेड बिकम एम्बेडेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। तो उसको लोडिंग कहते हैं ना। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे आते हैं, ग्राउंड बिकम एम्बेडेड इन द स्पेस बिटवीन द ग्रेन्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है,
मोस्ट टेपर के अंतर्गत कोण करीबन कितने होते हैं? तो इंक्लूडेड एंगल ऑफ मोस्ट टेपर इज अप्रोक्सीमेटली पूछा है इसमें कि आपका मोस्ट टेपर में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आपका 3 डिग्री का होता है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदु इस्पात में कार्बन का अंश होता है। तो कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है उसके बारे में पूछा है। अप टू 20 मतलब 0.25% जो होता है आपका माइल्ड स्टील में होता है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना होता है? तो 660 डिग्री होता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करें। तो इसका फार्मूला होता है आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री का, तो C/5 होता है इज इक्वल्स टू एफ दे रखा है हमारा फ़ारेनहाइट में 140 माइनस 32/9 होता है ना। तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? 108 का आ रहा है। और ये आपका कट जाएगा इससे, 12×9 108, 12×5 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका टेम्परेचर है। तो सी में जो है आपका राइट आंसर है, सी जो है राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका लिखा है एक डायामीटर है 6H7 है, छिद्र को स्टील वर्क पीस में रीम किया जाना है, तो किस आकार में ड्रिल की आवश्यकता होगी? ड्रिल के बारे में पूछ रखा है। जब आपका अब 5 mm 6 mm का ड्रिल करना है, 6 mm में रीमिंग करना है, तो उसमें कितने का होगा ड्रिल जो है रिक्वायरमेंट उसका कितना होगा उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो इसमें जो आता है ड्रिल का रीमिंग का जो लिया जाता है अलाउंसेस 0.25 तक लिया जाता है ना, 0.25 तक उसका रेंज जो होता है उसमें 0.25 तक होता है। तो 0.25 के नियरेस्ट में कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, बी आ रहा है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 0.2 का इसमें आपका रीमिंग अलाउंस मिलेगा है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 माइनस 0.25 ऐसे करोगे तो आपका 5.75 आएगा है ना। ऑप्शन में 5.8 है तो 5.8 ही सही हो जाएगा। नियरेस्ट कौन सा हो रहा है? 5.8 हो रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 26 नंबर पे। तो 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल इज इंक्रीज, है ना। यदि ड्रिल में क्लियरेंस कोण को बढ़ाया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो ड्रिल में जब भी आप क्लियरेंस एंगल को बढ़ाओगे उस टाइम का जो परिणाम होता है आपका कटिंग एज जो होता है कमज़ोर हो जाता है ना। ये आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वीक कटिंग एज है ना, छीन कर्तन कोण कमज़ोर हो जाता है ना। सो आपका बी जो है राइट आंसर है। इसमें जैसे रफ होल का दे रखा है, रफ होल सरफेस, तो आपका यदि ज़्यादा स्पीड रहेगा या फिर ख़राब रहेगा ना कटिंग एज, उस केस में आपका ये आता है। बाकी इंक्रीजिंग पॉइंट एंगल तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका द पर्पस ऑफ टम्बलर गियर इन लेथ इज टू। एक लेथ में टम्बलर गियर का उद्देश्य क्या होता है? तो टम्बलर गियर जो मेन उसका उद्देश्य होता है वो क्या करता है कि स्पिंडल को जो होता है, स्पिंडल की जो दिशा होती है उसको उल्टा करने के लिए उसमें लगाया रहता है ना। सो आपका इसमें सी में जो है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिवर्स द स्पिंडल डायरेक्शन है ना। टम्बलर गियर का मेन काम होता है लेथ मशीन में जो स्पिंडल का डायरेक्शन होता है उसको उल्टा करने का होता है ना। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका एक लौह कार्बन फोर्ज डायग्राम में वाई अक्ष दर्शाता है। तो इन कार्बन आयरन कार्बन फेज में जो होता है वाई एक्सिस दर्शाता है। वाई किसको दर्शाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वाई जो होता है टेम्परेचर को दर्शाता है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन है आपका ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर जो होता है सबसे बढ़िया होता है, उसके बाद कॉपर आता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका आयरन। तो बेस्ट कंडक्टर पूछ रखा है तो आपका सिल्वर मतलब चांदी हो जाएगा है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका अ बोटल वेइंग 100 ग्राम इज फिल्ड विद 80 cc और पेट्रोल, डेंसिटी दे रखा है 0.75 ग्राम पर cc। टोटल वेट ऑफ द बोल्ट है ना, वेट ऑफ द बोल्ट निकालना है, इसमें कितना होगा है ना। इसमें देखते हैं डेंसिटी ऑफ पेट्रोल का, डेंसिटी ऑफ पेट्रोल वो दे रखा है आपका 0.75 ग्राम पर cc है ना। उसके बाद आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दे रखा है 80 cc। और इसमें से हम मास निकाल लेते हैं। तो मास अपना आ जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा है ना।
8 पचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 60 हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, है ना। उसके बाद है बोतल का वेट दे रखा है 100 ग्राम का, है ना। इसका वेट जो है 100 ग्राम का है, 100 प्लस ये 60 ग्राम, तो 160 ग्राम हो जाएगा टोटल। तो बी में जो है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज इन फॉर्मिंग टेपर विद द कंपाउंड स्लाइड मेथड, है ना। कंपाउंड स्लाइड मेथड में के साथ टेपर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकूल है, मतलब उसके अंतर्गत आता है, उसके बारे में पूछ रहा है। प्रतिकूल मतलब उल्टा है, उल्टा है, सॉरी, डिसएडवांटेज हानि है पूछ रहा है ना। तो कंपाउंड स्लाइड मेथड में जब करते हैं ना, तो इसमें हानि जो होता है, एक्सटर्नल टेपर कैन बी प्रोड्यूस, ये तो आपका सही है। स्टीप टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका डी जो है, डी आपका गलत है ना। डिसएडवांटेज में पूछ रहा है, प्रतिकूल है, मतलब हानि कौन सा है उसके बारे में पूछा है। तो टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, ये जो है यही गलत स्टेटमेंट है ना। ऊपर स्लाइड के संचलन तक टेपर लंबाई सीमित है, ये आपका डिसएडवांटेज में आता है जब कंपाउंड स्लाइड करते हैं उसके, इसमें बाकी सारे हो जाते हैं ना। 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सेट का भाग नहीं है। सो द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट जो होता है उसका पार्ट नहीं है। तो कॉम्बिनेशन सेट में देखते हैं तो आपका प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, रूल भी होता है ना, डिवाइडर नहीं होता है। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो कौन मापन का परिशुद्ध उपकरण है, उपस्कर है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल, है ना। एंगल मेजरमेंट करने के लिए जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर हो जाएगा, है ना। बाकी जैसे डिवाइडर है, ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। साइन बार जो होता है, इससे भी निकालते हैं, लेकिन इसका क्या होता है ना, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, जो बहुत, इसका आपका 5 मिनट होता है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होता है ना। तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें खाली स्थान है। उसके बाद पूछ रखा है, द्वारा चूड़ी बनाने की प्रक्रिया के दौरान अनुचित क्रेस्ट फ्लैट औजार त्रिज्या और प्रोफाइल त्रुटि सुधारा जा सकता है। तो इम्प्रॉपर क्रेस्ट से फ्लैट रूट रेडियस एंड प्रोफाइलिंग एरर ड्यूरिंग थ्रेड फॉर्मिंग ऑपरेशन कैन बी क्रिएटेड बाय। तो पूछ रहा है कि जब आप चूड़ी बनाने के दौरान जो होता है, अनुचित क्रेस्ट फ्लैट या औजार त्रिज्या या प्रोफाइल त्रुटि सुधारा जा सकता है। तो किसके द्वारा सुधारा जा सकता है उसके बारे में पूछा है ना। तो वो आपका होता है जो आपका फर्दर ट्रेनिंग ऑपरेशन होता है, टर्निंग ऑपरेशन होता है, उसके द्वारा इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। आगे वर्तन प्रचालन में इसको सुधारा जा सकता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे दे रखा है चेजर का, तो चेजर थ्रेड के लिए होता है। एमरी से क्या होता है, हम बहुत माइनर मात्रा में जो है मटेरियल को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी फाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइलिंग में उतना बढ़िया एक्यूरेट नहीं आता है ना। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्म टॉलरेंस, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म सहिष्णुता की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो फॉर्म टॉलरेंस के अंतर्गत देखते हैं। तो फॉर्म टॉलरेंस के अंतर्गत आपका स्ट्रेटनेस आता है, फ्लैटनेस आता है और आपका सर्कुलरिटी आता है ना। तो कौन सा है इसमें से, फ्लैटनेस है। तो फ्लैटनेस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंदर फॉर्म के अंदर आ गया 3 होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं। फॉर्म होता है, प्रोफाइल होता है, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन होता है ना, उसके बाद लोकेशन आता है और एक आपका रन आउट करके आता है ना। तो टोटल जो होते हैं आपके 5 होते हैं। जैसे इसमें और भी ऑप्शन दे रखा है, स्क्वायरनेस दे रखा है ना। स्क्वायरनेस ये आपका ट्राई स्क्वायर से चेक किया जाता है ना। कॉन्सेंट्रिसिटी हो गया, कॉन्सेंट्रिसिटी जो होता है आपका, और सिमेट्री, ये दोनों के दोनों लोकेशन में आते हैं ना। यहाँ पूछा था फॉर्म टॉलरेंस कौन सा है, तो आपका फ्लैटनेस है, सी जो है आपका राइट आंसर है ना। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ प्रेफर्ड थ्रेड व्हेन प्रेशर एक्ट ऑन फ्लैंक ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के एक पास ऊपर जब दाब कार्य करता है तो अपेक्षित चूड़ी का प्रकार है। तो आपका बटरेड थ्रेड हो जाएगा, है ना। बटरेड थ्रेड में जो होता है फ्लैंक पे प्रेशर लगता है। सो डी जो है आपका राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रेड द फॉलोइंग टर्म ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल, है ना। कर्तन औजार की प्रति कठोरता के क्रम में निम्नलिखित हो जोड़े। 4 ऑप्शन दे रखा है, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है।
कि किसके बाद कौन सा होगा नहीं होगा उसके बारे में पूछ रखा है। तो इसमें इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ कटिंग टूल, तो हार्डनेस सबसे ज़्यादा हार्ड जो होगा वो डायमंड होगा। तो सबसे लास्ट में दो ये आपको बी और सी में दे रखे हैं ना। और उसके बाद सबसे कम जो होगा इन चार ऑप्शन में से, इसमें से सबसे कम जो होगा आपका हाई स्पीड स्टील का होगा, है ना। तो आपका बी में दे रखा है, तो बी जो है 3 4 2 1 है ना। सबसे कम जो होता है हाई स्पीड स्टील में होता है, उसके बाद सीमेंटेड कार्बाइड में, फिर आपका स्टेलाइट में, और सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो आपका डायमंड होता है ना। तो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका है इंडियन स्टैंडर्ड IS 2428/1964 डील्स विथ। तो 1964 जो है IS 2428 वो किसके साथ किससे संबंधित है उसके बारे में पूछा है। सो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेट्रिक थ्रेड जो होता है उस पर स्टैंडर्ड ये संबंधित करता है ना। तो मीट्रिक सीढ़ी का वर्गीकरण जो है इस IS स्टैंडर्ड जो है इंडियन स्टैंडर्ड इस पर किया जाता है 1964 के तहत, है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में ISO 4 कर्तन औजार का संबंध है। ISO 4 कटिंग टूल जो है वो किससे रेफर्स टू कह रहा है, तो किससे वो संबंध रखता है उसके बारे में पूछा है। तो ये आपका ऑफसेट टर्निंग जो होता है उस पर आपका ऑफसेट टर्निंग एंड फेसिंग टूल इससे संबंधित है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑफसेट बर्तन और फेसिंग औजार से। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो साइन बार से निर्मित है ना। साइन बार इज मेड ऑफ, साइन बार किससे बनाया जाता है, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील होता है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 100 फॉर द कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड ये है, डायमीटर ये है, अलग अलग दे रखा है ना। RPM स्पिंडल विल बी, अब एक का निकालना पड़ेगा, उससे आपके तीनों के तीनों निकलेंगे अलग अलग करके। तो यहाँ पे क्या है, स्पिंडल N इज इक्वल्स टू निकालते हैं। सो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई डी, है ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला में लगा, तो कटिंग स्पीड हमारा 120 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 22/7, और डायामीटर जो दे रखा है वो 25 है। बाद में निकालेंगे दूसरा, है ना। सो 25 से ये 40 बार में चला जाएगा, और इससे हम काटते हैं 2 बार का नियरेस्ट मान के चलते हैं, है ना। 120 सतह हो जाएगा 840 दूनी 1600, ये 1528 वाला आ रहा है ना उसके नियरेस्ट में। बाकी उसके नियरेस्ट में भी कोई नहीं है ना। तो आपका सी जो है सी आंसर हो जाएगा। बाकी सबका भी निकाल सकते हो, 50 का भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो। एक ही मेरा ऑप्शन में आ जा रहा है, इसके नियरेस्ट में भी कोई नहीं है, तो आपका सी सीधा है। वही आपको 1520 ऐसे कुछ रहता है ना, तब आपको एक्यूरेट सारा का निकालना पड़ता है ना। सो सी जो है राइट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इन द डेजिग्नेशन ऑफ कार्बाइड इंसर्ट एन रेफर्स टू, मतलब कार्बाइड निर्विष्ट में पदनाम में एन का तात्पर्य होता है। एन जो होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एन जो होता है आपका टॉलरेंस क्लास को दर्शाता है ना। सो आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सहिष्णुता वर्ग को दर्शाता है एन, है ना। कार्बाइड इंसर्ट जो होता है उसमें आपका एन जो रेफर्स करता है वो आपका टॉलरेंस ग्रेड को दिखाता है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपालन सूची उच्च परिशुद्धता मशीन औजार के लिए उपयुक्त है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेनेंस शेड्यूल इज सुटेबल फॉर हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स। सो मेंटेनेंस शेड्यूल में कह रहा है कि हाई प्रिसीजन मशीन टूल्स को के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, वो कौन सा उपयुक्त है सबसे ज़्यादा, तो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये यदि करते हैं तो ये कभी नहीं करना पड़ेगा, बहुत रेयरली होता है ना। बाकी आपका ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रेकडाउन में क्या होता है, पूरी की पूरी बंद करी जाती है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है कि हाँ भाई ऐसे देखो उसका मतलब ऐसे अनवांटेड चीज़ हो गया, अचानक से हो गया, वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। ऐसा आपका लेट मेंटेनेंस करके कोई किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं होता है। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे है हाउ मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ओब्लिक कटिंग। सो लंब कोणीय कर्तन तथा तिर्यक कर्तन के दौरान कितने कर्तन बल कार्यरत हैं। इसमें पूछा है ऑर्थोगोनल और ओब्लिक कटिंग जो होती है उसके अंदर जो बल कार्यरत करते हैं वो कितने करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। एक है ऑर्थोगोनल, एक है ओब्लिक, है ना। दोनों के बीच देखते हैं हम
एक में आपका ऑर्थोगोनल में जो होता है 2 होता है और ऑब्लिक में होता है 3 होता है, तो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड वन कंप्लीट कट ऑन पीस ऑफ वर्क। 350 mm लॉन्ग है, 50 mm डायमीटर है और कटिंग स्पीड 35 मीटर दे रखा है पर मिनट और स्पीड दे रखा है आपका 0.5 पर रिवोल्यूशन है। तो इसका जैसे हम देखते हैं, इसमें एक एक चीज़ है, इसका फार्मूला होता है। सो इसका डायरेक्ट यदि लंबाई देख लेते हैं, यहाँ लंबाई दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है ना, इसका आपका कर्तन स्पीड दे रखा है और ये आपको स्पीड दे रखा है। तो इसका हम एन निकालते हैं ना, क्योंकि ये पर रेवोल्यूशन पूछ रहा है। तो एन इज इक्वल्स टू निकालते हैं, तो इसका आपका फार्मूला हो जाएगा 35 मीटर कटिंग स्पीड का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 से और ये आपका नीचे चला जाएगा 50 और ये आपका पाई डी मतलब 22/7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। इसको टोटल काटते हैं तो ये 20 हो जाएगा, ये से ये 11 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। इसको टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा 2450/11 आएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 222.8। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका L/F/n होता है ना। n हमारा कितना निकला 228, f हमारा क्या दे रखा है 0.5 दे रखा है, l हमारा कितना है 350 है। तो 350 डिवाइडेड बाई f हमारा 0.5 है, n हमारा निकल गया 222.8। इसको जब आप काटोगे, इसका यहाँ ऊपर चल जाएगा 0 का, 5 7 35, 700 हो गया, 3 के आसपास आ रहा है ना, 3 में 3 ऑप्शन है। सो ये आपका चारों के चारों है ना। इसको काटेंगे तो 3.14 आएगा, है ना। सो 3.1 जो है आपका डी में है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर पे। तो 46 नंबर क्वेश्चन में द लाइफ ऑफ द लेट टूल का लाइफ दे रखा है 400 मिनट का है। वन ऑपरेशन कटिंग स्पीड दे रखा है गिवन BTN C, है ना। कटिंग स्पीड टूल लाइफ 900 मिनट, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n इज 0.5 है। इसका भी हम निकालते हैं। तो इसमें हमारा कैसे निकलेगा, तो इसमें आपका थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका मैं सीधा ही बता देता हूँ आंसर। आपका 24.67 हो जाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये बहुत लंबा जाता है ना। ऐसे नॉर्मली जैसे निकालते हैं हम, जैसे ये आपका कटिंग स्पीड दे रखा है तो इसको V1 मान लेते हैं, है ना। V1 इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला और कौन सा है, इसको मान लेते हैं, ये आपका टूल लाइफ का दे रखा है तो T1 मान लेते हैं 400, है ना। और आपका इसमें n जो दे रखा है 0.5 है, 0.5 है। अब BTN इज इक्वल टू क्या है, BTN इज इक्वल टू C है ना, कांस्टेंट है ये। इसमें जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो 40 हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू आ जाएगा 400 और ये आपका 0.5 आ जाएगा इसका, है ना। 0.5 कहने का मतलब 1/2 हो जाएगा और इसका 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 40 इंटू 20 बराबर 4 दूनी 800 हो जाएगा, है ना। ये 800 आ गया, ये n इज इक्वल्स टू 800 आ गया। अब इसमें V1 का तो हो गया, अब V2 का देखते हैं। तो इसमें खाली टूल लाइफ दे रखा है ना, V2 हमें पता नहीं है। टूल लाइफ जो हो जाएगा इसका 900 मिनट का हो जाएगा और स्पीड तो सेम होगा, 0.5 ही होगा, है ना। अब इसमें हम जैसे बैठाते हैं, अच्छा C इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया, C जो हमारा था ये C इज इक्वल्स टू हमारा निकल गया, ये 800 जो है ये आपका C है, तो C इज इक्वल्स टू 800 हो गया, है ना। अब फॉर्मूला बैठाते हैं हम BTN में, BTN इज इक्वल्स टू C, है ना। तो हमें निकालना अभी क्या है, V2 निकालना है ना। V2 इज इक्वल्स टू करेंगे तो C/T⁴n हो जाएगा, है ना। C हमारा 800 है और ये हमारा 900 का पावर 1.5 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। 0.5 का मतलब इसका 30 का स्क्वायर होता है, तो काटते हैं तो 30 रह जाएगा, तो 800/30 हो जाएगा। तो ये आपका कट गया 30 से।
अब 80 कितने में कटेगा, 32 तिया 30, 26 तिया 78 है ना, 26 के करीब आ रहा है। 26 के करीब ऑप्शन में जो है आपका बी में है, तो बी जो है राइट आंसर है ना। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्लिप गेज, पीक रिक्वायर्ड रेज 100 mm साइन बार एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये आपका एक साइन बार है, ये साइन बार है ना। इसका लंबाई है 100 मीटर का है, सॉरी 100 mm का है, और इसका एंगल जो है 30 डिग्री है ना। निकालना हमारा हाइट है। इसमें साइन 30 का फॉर्मूला लगाओ, साइन 30 इज इक्वल्स टू P/H होता है। तो H हमारा दे रखा है 100 है ना। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 इज इक्वल्स टू P/H हमारा 100 है ना। तो ये कट जाएगा इससे, P इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना, 50 आ जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, इन कटिंग ऑपरेशन डिसकंटिन्यूअस चिप्स आर प्रोड्यूसेस वाइल मशीनिंग है ना। तो धातु कर्तन प्रचलन में इसमें पूछ रहा है कि मशीनिंग के दौरान जो है असंततः चिप्स बनते हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस चिप्स आते हैं। तो उसका मेन क्या पूछ रहा है, कौन सा मटेरियल में हम मशीनिंग करते हैं, तो इस तरह का आता है। तो इस तरह के आपको जनरली देखने को मिलेंगे। जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स आता है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट मटेरियल में क्या होता है, लंबा आता है और करली आता है ना। डक्टाइल में आता है थोड़ा सा करली आता है, बाकी इसमें लंबा। हार्ड मटेरियल में आता है बहुत चिप्स टूट के गिर जाते हैं ना। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो ये सिंपल सॉल्व करना है ना। ये कितना हो जाएगा, 6 × 24 = 3 27, 27/4 हो जाएगा। भाग है, इसको भाग ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 1/2 इंटू 3 करना है ना। कैलकुलेशन ही करना है तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो एक जो आ जाएगा आपका 24 × 3 = 27/4 हो जाएगा। भाग में है ये आपका अंदर वाला जो हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3, और इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9/2 है ना। इसको काटोगे तो 2/3 मतलब 27/4, ये मल्टीप्लाई में 3/2 इंटू 9/2 है ना। इसको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा, बेस आ रहा है 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किसके बेस में है, ए वाले बेस में है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पार्श्व लंबाई तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो प्रिज्म का आयतन कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म विच इज हैविंग साइड 8 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें आपका फॉर्मूला लगता है, इसमें वॉल्यूम निकालने कह रहा है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 3√3/2 A² H होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका, जो हेक्सागन होता है उसका, हेक्सागनल प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम निकालने का। तो इस फॉर्मूले में आप बैठाओगे तो आपका आ जाएगा है ना। A² मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा है ना। 3√3/2 इंटू 5, 8 दूनी 64, 8 64 हो जाएगा। H जो देखा है 20 है, इसको काट दो आप। ये आपका इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, ये आपका 3√3/2 इंटू A² इंटू H होता है ना। इसमें बैठाओगे फॉर्मूले में, ये आपका वॉल्यूम होता है हेक्सागोनल प्रिज्म का है ना। 3√3/2 इंटू A² मतलब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 इंटू 20 हो जाएगा है ना। इसको आप काट दो तो ये 10 बार में चला गया, तो 10 64 दाएँ 640 और 3 1800, 640 इंटू 3√3, 40 × 120, 1920√3 है ना। सो आपका ये सी में आ रहा है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे 1 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकेंड माइनस करना है 9 मिनट 8 सेकेंड को, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। 1 मिनट में कितना होता है, 1 डिग्री में 60 होता है, और 7 67 मिनट हो गया और 12 सेकेंड हो गया। इसमें कटाना है 9 मिनट 8 सेकेंड को, तो इसमें आपका 4 मिनट आ जाएगा, और सॉरी 4 सेकेंड आ जाएगा, और इसमें घटाते हैं तो 67 में 58 हो जाएगा है ना। 58 मिनट 4 सेकेंड। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल का साइड कौन सा हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है, सो आप ट्रिपलेट देखोगे तो ये आपका ट्रिपलेट बनता है, ये आपका ट्रिपलेट बनता है, और 9 9 81 ये नहीं बनता है। 6 6 36 25 34, इसमें तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 6 6 36 5 25 25 और 9 34 ये भी नहीं बन रहा है। ये ट्रिपलेट है, ये भी नहीं ट्रिपलेट है ना। सो आपका सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा है, कौन सा है सही है ना, तो सी जो है आपका राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कार ने 6 घंटे में 270 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि कार समान गति में चलती है तो कुल 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में और कितना समय लगेगा। तो टोटल है डिस्टेंस 450 किलोमीटर और 270 किलोमीटर उसने तय कर दिया था ना। तो पहले माइनस कर देते हैं, 450 माइनस 270 है ना। तो टोटल रह जाएगा कितना इसका, 180 किलोमीटर शेष है ना। 6 घंटे में उसने 270 किलोमीटर तय करा, तो उसकी स्पीड कितनी हुई। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। 270 किलोमीटर तय किया ना, तो इसमें से 1 घंटे का निकल जाएगा 270/6 है ना। तो ये आ गया आपका 45 आएगा, 45 है ना। अब ये 180 हमारा डिफरेंस आया, इसको 45 से करते हैं तो कितना लगेगा, 3 1 4, 4 घंटे लगेंगे, है ना। ये जो है आपका सही आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, एन एथलीट रन 300 मीटर 54 सेकंड, व्हाट स्पीड। स्पीड आप किलोमीटर में पूछ रहा है ना। 300/54 और ये आता है आपका 18/5 है ना। और 5/18 हो जाएगा, ये 5/300/54 है ना। और ये आपका किलोमीटर में चेंज करने के लिए 5/18 होता है, तो 18 ऊपर चला जाएगा, है ना। 18 तिया 54, 100 बार में ये गया और ये आपका 20 बार में गया, है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी जो है आपका सही उत्तर है। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ फंडामेंटल टॉलरेंस के ग्रेड जो होते हैं कितने होते हैं उसके बारे में पूछा है। 16 जो होते हैं आपके ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं ना, तो सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इन CNC मशीन इज सूटेबल। तो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल जो होता है ड्रिलिंग में होता है ना, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आइडेंटिफाई द फिट दैट इज नॉट ट्रांजिशन फिट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा जो है ट्रांजिशन फिट नहीं है ना। तो आपका श्रिंक फिट जो है ये ट्रांजिशन फिट में नहीं आता है, ये आपका इंटरफेरेंस फिट में आता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 60 डिग्री को जो है रेडियंस में पूछ रहा है कितना होगा। तो आपका 60 डिग्री का जो रेडियंस होता है π/3 होता है ना। तो आपका सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, ट्रिपल टी वक्र संबंध है ना। ट्रिपल टी जो होता है वो किस चीज़ को दर्शाता है उसके बारे में पूछ रहा है। कर्व जो है रेफर्स करता है, वो किस चीज़ को करता है ट्रिपल टी वाला। तो ये आपका टेम्परेचर, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को दिखाता है ना। सो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, टेम्परेचर, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन वक्र को दर्शाता है ना ट्रिपल टी। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे हाइपर यूक्टेटाइड इस्पात डिपॉजिट इस्पात के लिए कार्बन प्रतिशत कितना होता है। तो कार्बन परसेंटेज रेंज फ्रॉम, ये परसेंटेज पूछ रखा है कितना परसेंट होगा। पर हाइपर हाइपर मतलब ज़्यादा पूछ रहा है ना, हाइपर आपका ज़्यादा होता है। सो 0.8% से ज़्यादा होता है, 0.8% से, है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ थ्रेड कैन बी मेजर्ड यूजिंग, है ना। तो थ्रेड का जो प्रभावी व्यास होता है किसके द्वारा मापा जाता है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा, थ्रेड 3 वायर मेथड के द्वारा भी किया जा सकता है। बेस्ट वायर में तीनों के तीनों हो जाएंगे, तो डी जो आपका सही उत्तर है। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। N1 ग्रेड का रुक्षता मान पूछ रखा है आपका, रफनेस वैल्यू ऑफ N1
इन माइक्रोन ग्रेड 1 N1 का माइक्रोन में कितना होता है, तो आपका मिनिमम होता है ना, तो 0.025 हो जाएगा। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ना। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ मैच द टाइप ऑफ मटेरियल फॉर रियलाइजिंग वेरियस पार्ट, इसमें से पूछ रखा है, इससे इसको मिलान करना है ना। तो इसमें देखते हैं जो बेड ऑफ हाई प्रिसीजन लेथ है ना, ये आपका ग्रे कास्ट आयरन का होता है ना। डी से वन का किस में कर रखा है, आपका इसमें कर रखा है, सी में कर रखा है। बाकी किसी में डी से ए का नहीं मिलान कर रखा है ना, तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक कराओ बाकी सब हो जाएगा। आपका बाइनोकुलर बॉडी जो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक का होता है। डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन आपका एल्यूमिनियम अलॉय का होता है। आपका लिफ्टिंग हुक जो होता है वो रोट आयरन का होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फिनाइल फॉर्मियाल्डेहाइड इज ऑल्सो कोल्ड। तो फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड को जो होता है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसको जो होता है हम सिंथेटिक पॉलीमर भी बोलते हैं ना। सिंथेटिक पॉलीमर में यहाँ पे बेकेलाइट हो जाएगा, तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन है विच इज द सेकंड मेजर अलोइंग एलिमेंट इन मोनल मेटल है ना। सो मोनल मोनल धातु में कौन सा दूसरा मुख्य मिश्रण तत्व होता है। मोनल मेटल जो होता है उसमें आपका जैसे गन मेटल होता है उसी तरह से मोनल मेटल होता है। तो इसमें ज़्यादा दूसरा सबसे मुख्य पूछ रहा है, तो कॉपर जो होता है दूसरा सबसे मुख्य होता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन आर टर्म एज। तांबा और टीन का जो मिश्र धातु उसका है उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रॉन्ज बोलते हैं ना। टीन के साथ जो मिक्स होता है वो ब्रॉन्ज होता है। और वो ब्रास जो होता है, कॉपर और जिंक होता है वो आपका ब्रास होता है। स्टील जो होता है आपका आयरन और कार्बन होता है ना। कॉपर और टीन के बारे में पूछा है तो आपका ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कर्व विड्थ टर्म एसोसिएटेड विथ। तो कर्व विड्थ चौड़ाई होती है वो किससे संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो कर्व विड्थ जो होता है ये आपका लेज़र कटिंग होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर है। ईडीएम का कभी कभी फुल फॉर्म पूछा है तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होता है ना, या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग बोलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 68 नंबर क्वेश्चन है यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज। तो एल्यूमिनियम अलॉय में जो होता है यंग मॉडुलस कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो एल्यूमिनियम अलॉय जो होता है उसका यंग मॉडुलस में जो वैल्यू होता है वो आपका 70 GPa होता है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। 69 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है विच इज़ द कॉमनली यूज इंडियन स्टैंडर्ड फॉर स्पेसिफाइंग फिट फॉर होल्स। छिद्र के लिए फिट का विनिर्देशन करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त भारतीय मानक कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। फिट में जो दर्शाया जाता है होल्स के लिए वो कौन सा आईएस मानक है उसके बारे में पूछा है। तो आईएस मानक जो होता है 2709 होल के लिए दिखाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल डिपेंड्स ऑन। ड्रिल में बिंदु कोण किस पे निर्भर करता है, तो मटेरियल पे करता है ना, जिस मटेरियल पे आप काम कर रहे होते हैं। तो आपका सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्य का पदार्थ जो होता है उस पर डिपेंड करता है पॉइंट एंगल। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ होल इज कॉल्ड है ना। एक छिद्र के अंत के कोर छोर के प्रवनन मतलब बेवलिंग करने की प्रक्रिया को जो होता है वो क्या बोलते हैं, बेवलिंग का जो प्रोसेस होता है उसको काउंटर सिंकिंग बोलते हैं ना। सो आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। काउंटरिंग बोरिंग जो होता है, काउंटर बोरिंग आपका सॉकेट हेड के लिए बनाया जाता है और जो गिवन डेप्थ एक होता है कि वहाँ तक करना है, तो आपका जो पहले से बनाया हुआ होल है ना उसको थोड़ा बड़ा करके और एक गिवन डेप्थ के लिए बनाया जाता है जहाँ पे आपके सॉकेट हेड और बोल्ट आसानी से आ सकते हैं। स्पॉट पेसिंग होता है नट और बोल्ट का जो होता है या वॉशर जो होता है उसको स्थान देने के लिए फ्लैट बनाया जाता है सतह को, वो आपका स्पॉट पेसिंग होता है। रीमिंग जो होता है पहले से होल किया होता है, उस होल को फिनिशिंग करने के लिए और एक्यूरेट साइड में जाने के लिए आपका रीमिंग करा जाता है ना। तो आपका इसमें पूछा है बेवलिंग के लिए, तो आपका काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। बी जो आपका सही उत्तर है ना। 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। H7G6 निम्नलिखित में से किस फेट के अंतर्गत आता है। तो H7G6 जो आता है ये आपका ये तीनों के तीनों में आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ही गलत लिख रखा है ना, ये आपका क्लियरेंस फिट में आएगा ये, है ना।
क्योंकि ये क्लियरेंस फिट के अंदर ये तीनों के तीनों आ रहे हैं, तीनों ऑल ऑफ द अबव लिख नहीं रखा है ना, तो आपके ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, आंसर इसके रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ये इसका आंसर जो हो जाएगा क्लियरेंस फिट हो जाएगा, है ना। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, सरफेस प्लेट आर मेड ऑफ। जो सरफेस प्लेट होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो सरफेस प्लेट जो होता है आपका फाइन ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ रहता है ना, तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 74 नंबर क्वेश्चन है, टेपर को वर्तन करने के लिए फार्म टूल विधि का उपयोग करते वक्त लेथ के किस भाग को लॉक किया जाता है। तो विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड वाइल द फॉर्म टूल मेथड इज यूजिंग फॉर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग करने के लिए जब फॉर्म टूल का मेथड इस्तेमाल किया जाता है तो उसको लॉक किया जाता है ना। तो लॉक किसको किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो लॉक जो होता है आपका कैरिज को लॉक किया जाता है ना, तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूट ऑफ द पैरेलल मशीन रीमर इज टू। तो समांतर मशीन रीमर वामावर्ती सर्पिल फ्लूट का उद्देश्य होता है। सर्पिल जो लेफ्ट हैंड स्पायरल होता है, लेफ्ट हैंड स्पायरल फ्लूट होता है जो आपका पैरेलल मशीन रीमर होता है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसका मेन उद्देश्य जो होता है प्रिवेंट करता है रीमर फ्रॉम स्क्रीविंग इटसेल्फ इनटू द होल, है ना। राइट हैंड रहेगा तो वो अंदर घुस जाएगा ना, तो उसके लिए होता है कि आपका ना घुसे, रीमर के सिर में स्वयं स्क्रू करने से रोकना है ना, इसलिए आपका लेफ्ट हैंड होता है, जिससे क्या होगा वो थ्रेड नहीं बनाएगा उसके अंदर, है ना। तो सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। तो ये जो साइन बार होता है उसको किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द रूलर सेंटर होता है उसी के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बेलन केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उससे आपका साइन बार का स्पेसिफाइड किया जाता है ना। लेंथ होता है 100 mm का होता है, 300 mm का होता है, ऐसे करके। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइड एंड एक्चुअल साइड इज कॉल्ड, है ना। तो मूल आकार और वास्तविक आकार के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो आपका वो डेविएशन होता है। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिट जो होता है, फिट आपका एक बेसिक साइज लिया जाता है, उससे आपका होल या शाफ्ट का जो साइज होता है वो आपका फिट होता है। टॉलरेंस जो होता है डिफरेंस बिटवीन होता है मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। गैप जनरली होता है उसके बीच में जो दिखाया जाता है गैप होता है शाफ्ट और होल के बीच में, वो आपका गैप कहलाता है। 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फिट स्मॉल लेटर इंडिकेट, है ना। फिट्स की भारतीय मानक प्रणाली में छोटा अक्षर जो होता है किसको सूचित करता है। तो आपका शाफ्ट को करता है। बड़ा अक्षर जो होता है होल को करता है ना। इसमें छोटा अक्षर के बारे में पूछ रहा है तो शाफ्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इन अ प्लग गेज द गो साइड विल हैव अ डायमीटर इज इक्वल्स टू। सो जो प्लग गेज होता है उसका गो साइड जो होता है किसके डायमीटर के इक्वल होता है। तो मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट होता है उसके बराबर होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। घटक का अधिकतम, सॉरी ये मैक्सिमम है ना, मिनिमम हो जाएगा ये आपका। डी बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। घटक का न्यूनतम आकार जो होता है उसके बराबर होता है प्लग गेज का गो साइड, है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। ये आपका 80 नंबर क्वेश्चन है और इसका लास्ट क्वेश्चन है। और बाकी सारे वीडियो में कैसा है नहीं है वो सारे कमेंट में आप लिख सकते हो चीज़ों के बारे, है ना। इसमें पूछा है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, सॉरी माइक्रोमीटर के बारे में। मैट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका आपका लिस्ट काउंट पूछ रखा है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ये आपका VSSC 2021 का क्वेश्चन था, है ना। VSSC हमने देखा VSSC 2021, है ना। ये सारे क्वेश्चन देख लिए, टोटल 80 क्वेश्चन थे। 80 क्वेश्चन का सारा का सॉल्यूशन भी कर दिया, है ना, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के। तो बाकी ऐसे तो समझा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।